नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और आज मार्केट का दिन तो एक रेंज का रहा, या फिर मैं ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का दिन आज मार्केट के अंदर रहा। लेकिन बाजार ने दो इंपॉर्टेंट काम किए। प्रॉफिट बुकिंग मर्यादा में की और साथ ही 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया। आज निफ्टी के क्लोजिंग बेसिस आप चेक करें तो 18,000 मेंटेन हो गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 18,028 आपको दिख रहा होगा। साथ ही एडवांस डिक्लाइन देखें तो आज थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आपको आती हुई दिखी है। वो करीब 1400 शेयरों के मुकाबले सिर्फ 550 शेयर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक्चुअली में छोटे मझोले शेयर भी इसके अंदर शामिल हैं और कुछ बड़े शेयर्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए नंबर आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप परसेंटेज में चले जाएंगे जहां पे उम्मीद से कहीं खराब नंबर या फिर कोई खबर आई है जो कि नेगेटिव है, जैसे अरविंदो में आई है, तो वहां पे नुकसान थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अदरवाइज एक रेंज के अंदर ही आज मार्केट के ज़्यादातर शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखे हैं। मैं धीरे धीरे करके एक आंकड़ा आपके सामने रखता चलूँगा, आप चेक करते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे आज मार्केट के अंदर खरीदारी बिकवाली होती हुई दिखी है। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स पे। आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। इस शेयर के अंदर मजबूती आई है, बेस अच्छा बना हुआ है। एचडीएफसी और कोटक बैंक दोनों दिग्गज बैंकों ने आज काफ़ी हद तक बैंक न केवल बैंक निफ्टी को संभाला और लास्ट में चलते चलते उसमें रिकवरी भी आई। 41,500 ब्रेक ही नहीं हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज इन बैंकिंग शेयर्स में फिर से पता लग गया कि सरकारी बैंकों में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निजी बैंक फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ओएनजीसी के अंदर जो कच्चे तेल के अंदर उथल पुथल हो रही है उसका कुछ बेनिफिट आज मिलता हुआ दिखा। हालांकि जीआरएम्स भी बड़े हैं तो उसका बेनिफिट भी ओएनजीसी के अकाउंट में चला जाता है। आ जाते हैं दूसरे शेयर्स पे जहां पर आज बिकवाली होती हुई दिखी। अगर आप उस कैटेगरी को चेक करें तो टाटा मोटर्स एक शेयर था जहां पर आज नंबर्स के बाद हमको तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। एक्सिस बैंक पे भी करीब आज नुकसान था, इसमें एक ब्लॉक भी लगा है। एम&एम और बजाज फिनसर्व दो ऐसे और शेयर्स थे जहां पर आपको आज नुकसान थोड़ा 2% से ज़्यादा का दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर आप आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर तो वहां पे आपको दिखेगा कि जीपीपीएल के अंदर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया आज के सेशन में। कल जितना टूटा था ऑलमोस्ट 80% की रिकवरी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ही दिन के अंदर हो गई है। इसके अलावा नायका के अंदर आज पुल बैक आया एक ब्लॉक लगने के बाद। गुजरात पीपावाव जिसके मैं बात बोल जीपीपीएल के नाम से इसको जाना जाता है, और क्रिसिल के अंदर भी आज करीब 5% तक की तेजी हमको बनती हुई दिखी। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर कौन से शेयर्स टूटे हैं जरा वो भी आपकी स्क्रीन पे मैं ले आता हूँ, आप जरा उसको भी चेक कीजिएगा। वहाँ पे देखिएगा टीम लीज पोस्ट नंबर्स। अरविंदो फार्मा की आज मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं एक, उनको गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा, तो इसलिए आज ये शेयर 11% नीचे चला गया। क्वेस और दीपक नाइट्रेट के नंबर अच्छे नहीं थे और इसलिए वजह से दीपक नाइट्रेट के अंदर सुबह से जो सेलिंग का प्रेशर था वो आपको बिल्कुल लास्ट तक भी बनता हुआ दिखा। अब आपको जो बता देता हूँ ऐसे शेयर्स जिन्होंने अपना साल का हाई टच किया है आपकी स्क्रीन पर, अब वो शेयर आ जाएंगे। यूनियन बैंक है आज, नारायण हेल्थ जिसको हम नारायण हृदयालय के नाम से जानते हैं, अब वो भी आज 27% ऊपर था। आज मैनेजमेंट थी, सीएफओ थे हमारे साथ कंपनी की संध्या जे, वो ये कह रही थी कि आगे चल के जो 1,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं वो इनलाइन है, उसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं और आगे चल के इनके मार्जिन्स में और भी सुधार होगा। प्री कोविड वाली बैलेंस शीट इनकी आ चुकी है वापस। आज उन्होंने इंटरव्यू में मेरे साथ ये बात रखी है। तो ये कुछ एक मार्केट का एक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आज हमने हर्षद पटवर्धन से भी बातचीत की थी और उनसे हमने ये पता किया कि मार्केट के अंदर इमर्जिंग मार्केट खासकर भारत और जो यूएस मार्केट जहाँ पे यूएस सीपीआई के नंबर आने हैं आज शाम को, और उम्मीद है कि 8% से स्लाइटली नीचे नंबर आएंगे। क्या उसमें कोई फ़र्क होगा, उससे भारतीय बाज़ारों को फ़र्क पड़ेगा? भारत में कौन से सेक्टर हैं जो कि चर्निंग के हिसाब से थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी? ये बहुत सारे सवाल उनसे हमने पूछे थे, आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक में लिया था वो मेरे ख्याल से बाकी डेवलप कंट्रीज पर्टिकुलरली में जो लिया था उससे काफी अच्छा है। विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट वी कैन से कि इट वाज वेरी वेरी प्रूडेंट। उसकी वजह से आप कॉर्पोरेट इंडिया वर्सेस कॉर्पोरेट यूएस, कॉर्पोरेट यूरोप देखते हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ लाइन ओवर द नेक्स्ट 2 years ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हेल्दी कंपेयर्ड टू मेनी अदर्स। आपको मालूम होगा कि यूएस और यूरोप में तो बात चल रही है कि रिसेशन आएगा नहीं आएगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो रिसेशन की तो बात कोई नहीं चल रही है, इनफैक्ट ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा। आप कॉर्पोरेट इंडिया, एमएससीआई इंडिया देखते हो तो मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा CY23 ओवर 22 और CY24 ओवर 23। आप ये कंपेयर करते हैं एमएससीआई वर्ल्ड, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट, बहुत जगह पे स्मॉल सिंगल डिजिट ग्रोथ है, कहीं कहीं तो नेगेटिव ग्रोथ है।
तो it's very important to recognize that Indian economy, Indian corporate sector is much better placed relative to many others, and that is the reason why people find India very attractive. In addition to that, दूसरी वजह ऐसी है, दूसरी वजह इंडियन मार्केट अच्छा किया है वो है फंडामेंटल्स के अलावा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है मार्केट को। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन पटवर्धन आपको ये जानकारी देते हुए सेक्टर के हिसाब से और इंडिया की पोजीशनिंग मार्केट के लिहाज से वो चेक करके बता रहे थे कि हम मैक्रो इवेंट्स के हिसाब से कैसे प्लेस्ड होती हुई दिख रही है। खैर, भारत में अपने अपने कुछ एक सेक्टर हैं काफ़ी अच्छे से रेगुलेट हो रहे हैं और उनमें नई इनोवेशंस भी हो रही हैं। इरडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो ये कह रहा है कि सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को असेट रिवोल्यूशन की वो मंजूरी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उन सारी कंपनीज पे? आज आपको ध्यान होगा सुबह सुबह ने आपको एक शेयर नोटिस करवाया था GIC का, आज वो डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। अभी इस पे खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ इंश्योरेंस की, उस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़े हैं। वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि इरडा क्या सोच रहा है इनकी सरकारी कंपनीज के रिगार्डिंग। तीन जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जहां जो सॉल्वेंसी की दिक्कत से जूझ रही है, जो सॉल्वेंसी रेशियो है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का तय मानक है 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए और इन तीन कंपनियां 1.5 से काफ़ी नीचे है, तो वहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से सुझाव दिया गया है कि वो अपनी जो रियल स्टेट असेट है उसको रीवैल्यूएट करे और उसके बाद रियल स्टेट असेट का रीवैल्यूएशन के बाद जो सॉल्वेंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। और इसको हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों ने भी एक्सेप्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में जो उनकी असेट है उसकी रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इससे इसका बेसिस यही दिया गया है कि जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मंजूरी दी गई थी और उसमें कहा गया था कि लाइफ इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म प्रीमियम वसूल किया जाता है, इसलिए कंपनियां अपनी रियल स्टेट असेट का रिवैल्यूएशन कर सकती है। तो उसी तर्ज पे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में भी ये प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है अपने अलग अलग सेगमेंट में लॉन्ग टर्म प्रीमियम वसूल करती है। मोटर इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में लंबी अवधि का जो प्रीमियम है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसी को देखते हुए अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है अपनी जो एसेट है, रियल एस्टेट एसेट है, उसका रिवैल्यूएशन कर पाएगी और अपने सॉल्वेंसी को सुधार कर पाएगी। अभी जो मुख्य तौर पे तीन कंपनियां हैं जिनकी सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 से काफ़ी कम है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का मैंडेट है कि आपका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तीन कंपनियां, यूनाइटेड इंडिया जिसका सॉल्वेंसी है 0.83, नेशनल इंश्योरेंस जिसका सॉल्वेंसी है 0.63, ओरिएंटल इंश्योरेंस जिसका सॉल्वेंसी है 0.15। तो इन कंपनियों को काफ़ी राहत मिलेगी। और सरकारी कंपनियों में एकमात्र कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी भी है और लिस्टेड कंपनी है, उसका सॉल्वेंसी है 1.66। तो सभी कंपनियों का जो सॉल्वेंसी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो अपनी जो रियल स्टेट है, अपने जो एसेट है उसको रीवैल्यूएट कर पाएगी और अपने बेस को बढ़ा पाएगी। ठीक है, ये अनुराग आपको खबर बता रहे थे इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग। अब आपको सरकार के बैलेंस शीट्स के बारे में बताते हैं। GST कलेक्शंस के बारे में आप सुन रहे होंगे, बैक टू बैक बेहतरीन GST कलेक्शन रहा, लेकिन इस बार के बजट में GST कलेक्शन का जो रेवेन्यू टारगेट है उसको बढ़ाया जा सकता है। मेघना के पास ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आइए उनसे पता करते हैं ये सरकार ऐसा क्यों सोच रही है। मेघना, एक बार जरा बताएं इस खबर के बारे में। इस साल का जो सेंट्रल GST रेवेन्यू का टारगेट बजट में रखा गया था वो ₹6.6 लाख करोड़ था, और जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट 14% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर सकती है GST के लिए, जिसको देखते हुए लगभग ₹98,000 करोड़ का इंक्रीज़ वो टारगेट कर सकती है अपने आने वाले बजट में। अगर इस साल के जो टारगेट है ₹6.6 लाख करोड़ उसकी बात करें तो उसमें भी रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। हम पहले ही जानते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डेफिनेटली जो टारगेटेड रेवेन्यू है GST का उससे एक्सीड करने का है, और ₹40,000 करोड़ सेंट्रल GST इंक्रीज़ का गवर्नमेंट टारगेट कर सकती है रिवाइज्ड एस्टिमेट में, जो कि ₹7 लाख करोड़ तक लेके जाएगा इस साल का सेंट्रल GST। और उस पे अगर 14% इंक्रीज़ टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, तो लगभग ₹7.98 लाख करोड़ का टारगेट जो है सेंट्रल GST का गवर्नमेंट रख सकती है अपने आने वाले बजट में।
ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये हम जानते हैं कि जो जीएसटी का हम मंथ ऑन मंथ हम कलेक्शन देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एवरेज मंथली कलेक्शन रुपीज़ 1.55 लाख करोड़ गवर्नमेंट टारगेट कर रही है इस साल का, क्योंकि हम जानते हैं इकॉनमी में भी अपटिक देखा गया है, डिमांड इंक्रीज़ में देखा गया है और इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से भी थोड़ा जो जीएसटी में इंक्रीज़ देखा जा रहा है। इस सबको देखते हुए रुपीज़ 7.98 लाख करोड़ का सेंट्रल जीएसटी का टारगेट अगले साल बजट में गवर्नमेंट रख सकती है। ठीक है, सरकार भी चाहती है कि उसको जीएसटी का कलेक्शन बढ़े और आपको मेघना पूरी जानकारी दे रही थी कि सरकार इसके पीछे क्या तर्क दे रही है, क्या रीजनिंग दे रही है और अगली बार का टारगेट कितना बढ़ाया जा सकता है टेंटेटिव, जो कि बजट में अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजार तो बंद हो चुका है लेकिन दो कंपनीज के नंबर्स अभी आना बाकी हैं जो कि बाजार बंद होने के बाद आएंगे और उनका रिएक्शन होगा कल। उसमें एक है अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा है आयशर मोटर। तो पहले अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में पता कर लेते हैं और सृष्टि मेरे साथ जुड़ी हैं ये बताने के लिए कि अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सृष्टि, बताएं जरा अपोलो के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो अक्रॉस द सेगमेंट्स इस बार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तिमाही दर तिमाही हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। बात की जाए इनके हॉस्पिटल, फार्मेसी और अपोलो हेल्थ और लाइफस्टाइल लिमिटेड के सेगमेंट को, तो ये तीनों ही में हम सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पर एक फैक्टर जो कि एक की ड्रैग रह सकता है अर्निंग्स पे, वो है 24/7 जो कि एक बार फिर से लॉस घोषित करता हुआ नजर आ सकता है और इस बार लॉस बढ़ने की उम्मीद है करीब 20 करोड़ से, जो कि कंपनी ने लॉस Q1 में घोषित किया था। इस बार करीब 150 करोड़ का ओवरऑल घाटा जो है पर्टिकुलर सेगमेंट में आने की उम्मीद कर रहे हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनकी आय में 7% की तिमाही दर तिमाही बढ़त की उम्मीद है। 4080 करोड़ पे आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। EBITDA का अनुमान है करीब 550 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स की एक बढ़त देखने को मिल सकती है। तिमाही दर तिमाही 13.6% हम उम्मीद कर रहे हैं और प्रॉफिट के फिगर में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। 231 करोड़ कंपनी अपना प्रॉफिट घोषित कर सकती है। अगर बात करें तो सभी सेगमेंट मजबूती से आगे जरूर जा रहे हैं, पर हमारी नजर रहेगी कि कंपनी आगे का आउटलुक किस तरीके से देती है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी में भी थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है। तो इस बार अच्छे ही नंबर्स की उम्मीद है अपोलो हॉस्पिटल से। ठीक है, इससे पहले नारायण हृदयालय ने जो नंबर दिए वो भी रिमार्केबल से काफ़ी बेहतरीन नंबर आया और उसके बाद शेयर का रिएक्शन हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फोर्टिस के रिगार्डिंग भी कुछ खबरें चल रही हैं जो कि मैनेजमेंट और जुडिशरी के अधीन है। अब अपोलो हॉस्पिटल के नंबर सृष्टि बता रही है कि काफ़ी अच्छे होंगे। एक और सेक्टर है जो सृष्टि कवर करती है वो है ऑटोज़ और उसकी एक दिग्गज कंपनी है आयशर मोटर, उसके भी नतीजे आने हैं। एक बार सृष्टि जरा उसके बारे में बताइएगा कि उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, खासकर इसकी जो हाई एंड बाइक्स है जिसके लिए वो जानी जाती कंपनी, उस सेगमेंट के नंबर्स कैसे होंगे। आयशर मोटर्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम कितनी मजबूत देखने को मिल रही है। कुछ समय से जो सप्लाई चेन की दिक्कतें थी उनमें भी सुधार देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं वो तिमाही दर तिमाही ज़रूर सुधरती हुई नजर आई हैं। इनका इम्पैक्ट हम नंबर्स पे पॉजिटिवली ज़रूर होते हुए देखेंगे, जहाँ पे हम इनकी आय में करीब 5% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी के EBITDA में 6% ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। 879 करोड़ हमारा अनुमान है। मार्जिन देखा जाए तो लगभग फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। 24.6% हम उम्मीद कर रहे हैं और आखिरी में मुनाफे में 8% की बढ़त के साथ 659 करोड़ हमारा अनुमान है कि कंपनी अपना मुनाफा घोषित करती हुई नजर आएगी। इस बार अगर देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है, पर इनके जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है वहाँ पे तिमाही दर तिमाही 16% का डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिला है। रियलाइजेशंस भी थोड़े से गिरते हुए नजर आएंगे क्योंकि हंटर 350 की जो सेल्स है वो लोअर रियलाइजेशन प्रोडक्ट है, जिसके चलते एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। पर नंबर्स के अलावा हमारी नजर रहेगी कि कंपनी आगे के लिए डिमांड और मार्जिन आउटलुक किस तरीके से बताती है और साथ ही नए मॉडल लॉन्च की टाइमलाइंस किस तरीके से शेयर करती है, उस पे हमारी नजर रहेगी। स्टॉक के लिहाज से देखें तो ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आज ये शेयर करीब 32 रुपये टूटा और मैंने आपसे ये बात तो कल भी बताई थी और आज फिर से बता रहा हूँ। नंबर्स तो जैसे सृष्टि बताई रही हैं, लेकिन ये नंबर अगर उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर आते हैं तब आयशर मोटर्स के अंदर आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसका जो टेक्निकल सेटअप है वो अच्छे नंबर्स को डिस्काउंट कर चुका, उससे पहले ही चला हुआ शेयर है। जैसे SBI, जैसे कि टाटा मोटर्स में आपने देखा, टाटा मोटर्स के नंबर्स आने के बाद वो शेयर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गया। खैर नंबर्स भी उतने अच्छे नहीं थे, तो इस पर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।